ये सच है कि जब भी हम दिल से किसी की मदद करते हैं तो हमारे द्वारा किया हुआ अच्छा काम ज़िंदगी में कभी ना कभी किसी न किसी रूप में वापस ज़रूर आता है, वो भी कई गुना होकर। अगर किसी की बुरा करते हैं तो वो भी हमारे ज़िंदगी में कई गुना होकर वापस ज़रूर आता है। कर्म का फल हर मनुष्य को भोगना पड़ता है। ऐसे ही एक कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। अगर मेरा ये कहानी आपको अच्छा लगे, ऐसे ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। आनंद नाम का एक अनाथ बच्चा था जिसका माता पिता बचपन में ही चल बसे थे। उसके आगे पीछे कोई नहीं था। उसका बचपन अनाथालय में गुजर गया। वो पढ़ने में बहुत तेज था। वो बड़ा होते ही उसे आर्मी में नौकरी लग गई। अब वो सेना के साथ रहता था। कभी भी छुट्टी लेके घर वापस नहीं आता था क्योंकि उसका कोई अपना था नहीं। देखते ही देखते वो एक अधिकारी बन गया। उसने शादी भी नहीं की थी। आर्मी कैंटीन में खाता था, आर्मी क्वार्टर में रहता था, तो उसका खर्चा भी लगभग ना के बराबर था। उसे जितनी भी तनख्वाह मिलती थी वो सब बचा लेता था। आनंद जो कैंटीन में रोज़ खाता था, उसी कैंटीन में सूरज नाम का एक सेठ वहाँ सप्लायर्स का काम करता था। रोज़ दोनों दूसरों को देखते थे और बातें भी करते थे। देखते ही देखते वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए। वो दोनों एक दूसरे के बारे में सारी बातें जानते थे। एक दिन सूरज सेठ ने आनंद को कहा, तुम्हारे सारे पैसे तो बैंक में पड़े हैं, उसमें से 10 लाख मुझे बिजनेस में लगाने के लिए दे दो, मैं तुम्हें अच्छा मुनाफा दूंगा। आनंद ने मना कर दिया और कहा, लोग तो पैसे के लिए ना जाने क्या क्या कर देते हैं, मुझे ज़्यादा पैसे की लालच नहीं है। सरकार ने जो दिया है वो मेरे खाते में पड़ा है। जब पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। सेठ ने कहा, अगर तुम हमें अपना दोस्त मानते हो तो तुम मेरी सहायता ही कर दो, कम से कम मेरा काम तो हो जाएगा। अभी इस पैसे की तुम्हें ज़रूरत भी नहीं है। 6 महीने के बाद मैं तुम्हें सारे पैसा वापस लौटा दूंगा। आनंद ने कहा, बात तो सही कर रही हो, पर आप मुझे पैसा वापस करेंगे इसकी क्या गारंटी है? सेठ ने कहा, कसम खा कर कहता हूँ, धोखा नहीं दूंगा। आनंद ने कहा, ठीक है सेठ जी, मैं आपकी बात को मान लेता हूँ, कम से कम आपका तो भला हो जाएगा। वो अगले दिन बैंक जाकर 10 लाख रुपए निकाला और सेठ को दे दी। सेठ ने मुस्कुराते हुए आनंद को गले लगाकर धन्यवाद कहा। ये सारी बातें सेठ की पत्नी भी जानती थी। सेठ का बिजनेस आनंद के पैसे से बढ़ रहा था। देखते ही देखते सेठ करोड़पति बन गया। अब 6 महीना बीत चुका था। आमदनी बढ़ने के साथ सेठ की नीयत में अब बेईमानी आ चुकी थी। जब भी आनंद ने उसे पैसा लौटाने की बात करता था, सेठ ने कुछ ना कुछ कहकर बात को टाल देता था। अब उसे पैसा ना लौटाने पड़े, उसका बहाना ढूंढता रहता था। सेठ के मन में ये बात चल रहा था कि उसका तो अपना कोई नहीं है, पैसा लेके क्या करेगा। अब महीना साल में बदल चुका था। आनंद को लगा कि अब ये सेठ मुझे पैसा लौटाएगा नहीं। इसी बीच बॉर्डर पर पड़ोसी देश के साथ युद्ध शुरू हो गया और आनंद को भी युद्ध पर जाना पड़ा। जहाँ पर युद्ध हो रहा था वहाँ पहुँचने का एकमात्र रास्ता घोड़े से पहुँचने का था, क्योंकि वो इलाका काफ़ी दुर्गम था। इसीलिए सब जवानों को घोड़े सवारी का ट्रेनिंग भी दिया गया था। आनंद को जो घोड़ी मिली वो जंगली थी। आनंद उसके पीठ पर बैठते ही वो तेज़ी से दौड़ने लगी। आनंद उसे काबू करने की बहुत कोशिश की, परंतु उस घोड़ी और तेज़ी से दौड़ने लगी। वो घोड़ी कुछ सुनने को राजी नहीं थी। घोड़ी दौड़ते दौड़ते दुश्मन के सामने जाकर खड़ी हो गई और आनंद दुश्मन की गोलियों का शिकार हो गया। युद्ध की खबर पूरी दुनिया को पता था। सेठ ने हर दिन आर्मी कैंप में जाता था और वहाँ का खबर लेता था। वहाँ एक दिन उसे पता चला कि आनंद युद्ध में मारा गया। सेठ ने वहाँ काफ़ी दुख दिखाया और कैंप से बाहर आते ही खुशी से झूम उठा। सेठ ने जो सोचा था वही हुआ। अब पैसा वापस नहीं करना होगा। कुछ दिनों के बाद सेठ की पत्नी माँ बनी और सेठ एक सुंदर बच्चे का पिता बन गया। सेठ का बिजनेस भी बहुत धूमधाम से चल रही थी। सेठ के जीवन का ये सबसे बेहतरीन समय चल रहा था। समय बीतते देर नहीं लगती। सेठ का बेटा विनोद जो अब 20 साल का हो गया था और अपने पिता के साथ मिलकर वही बिजनेस भी करता था।
एक अच्छे घर की सुंदर कन्या के साथ विनोद की शादी हो गई। तब सेठ ने अपनी पत्नी से कहा, और कुछ दिन की बात है, मेरा बेटा अब ये बिजनेस संभालेगा। मेरी ज़िंदगी सफल हो गई और मुझे क्या चाहिए। विनोद की शादी को अब 6 महीना बीत चुका था। एक दिन विनोद सड़क पर जा रहा था, उसे चक्कर आया और वह गिर गया। सेठ इतना बड़ा आदमी बन गया था कि उसके बेटे को भी हर कोई जानते थे, तो लोग उसे उठाकर अस्पताल ले गए। उसके ब्रेन का बहुत कुछ टेस्ट होने के बाद पता चला कि विनोद को ब्रेन कैंसर है। सेठ ने डॉक्टरों से कहा, पैसे की चिंता मत कीजिए, आप मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। डॉक्टर और अस्पताल बदलते गए, पैसे पानी की तरह खर्चा हो रहा था, पर विनोद की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। सेठ अब बिजनेस में ध्यान नहीं दे पा रहा था, उसके कस्टमर छूटे जा रहे थे, अस्पताल का बिल बढ़ता ही जा रहा था। सेठ काफ़ी कर्ज कर चुका था। सेठ अब परेशान था। सेठ के पास बेचने के लिए अब कुछ भी नहीं था। सेठ अब हार चुका था। किसी चमत्कार की आशा में बैठा था। चमत्कार तो नहीं हुआ, पर विनोद अब इस दुनिया में नहीं रहा। सेठ के घर में हाहाकार मच गया। सेठ, सेठानी, विनोद की पत्नी, दोस्त और पड़ोसी सब विलाप कर रहे थे। उसी समय एक साधु उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने ऐसा माहौल देखा तो रुक गए। वो साधु एक त्रिकालदर्शी थे। वो सेठ के पास गए और कहा, रोने से कुछ नहीं होगा, जो होना था वो तो हो गया। ये बातें सुनकर सेठ गुस्से में आ गया और बोला, ये सब मेरे साथ ही क्यों। साधु ने कहा, सब कर्म का फल है, यही चुका कर जाना पड़ता है। आज तुम बहुत रो रहे हो, कल तो तुम बहुत हंस रहे थे। सेठ ने कहा, मैंने कुछ समझा नहीं महाराज। साधु ने कहा, तुमने अपने व्यापार के लिए एक लड़के से कुछ पैसा उधार लिए थे। जब तुम्हारा व्यापार ठीक से चल पड़ा तो तुमने वो पैसा उसको लौटाया क्यों नहीं। सेठ ने कहा, गलत, वो मर गया था, कैसे लौटा था। साधु ने कहा, झूठ मत बोलो, उसके बार बार मांगने पर भी तुमने जानबूझकर उसको पैसा लौटाया नहीं। तुम भूल गए उसके मरने के समाचार से तुम कितने खुश हुए थे। उस दिन तुमने मिठाई भी बांटा था। क्या मिठाई बांटना सही था। तुम चाहते तो उसके पैसे को सरकार को या अनाथालय या किसी ज़रूरतमंद को भी दे सकते थे, पर तुमने ऐसा नहीं किया। तुम्हारी नियत में खोट थी। सेठ अब शर्मिंदा था। वह समझ चुका था कि ये कोई आम साधु नहीं है। सेठ वहीं पर खड़ा था जहाँ पर वो 20 साल पहले खड़ा था। आज ना तो उसके पास पैसे थे, ना बिजनेस, ना ही बेटा था, तो केवल ढेर सारा कर्ज। साधु ने कहा, तुम्हारा पुत्र जो तुम्हें छोड़ के चला गया वो वही लड़का आनंद था। ये अपना हिसाब करने आया था, हिसाब कर लिया और चला गया। जितना उसने तुम्हें दिया था सूद सहित वापस ले लिया। तुमने उसकी पढ़ाई, शादी, अस्पताल सब पर बहुत खूब खर्चा किए, और जब वो गया तुम्हें भिखारी बनाकर चला गया। सेठ ने नरम आवाज़ में कहा, मान लिया कि ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ है, परंतु उस बेटी की क्या गलती। इसकी तो सिर्फ 6 महीने पहले शादी हुई थी। साधु ने कहा, ये भी इसका कर्म का फल ही है। ये पिछले जन्म में वही घोड़ी थी जिसके चलते आनंद की ज़िंदगी खत्म हुई। आज उसने बदला ले लिया और उसकी ज़िंदगी नर्क बनाकर चला गया। जीवन में कुछ भी बिना कारण नहीं हो रहा है। प्रकृति हिसाब रखती है। आप याद रखो या ना रखो, प्रकृति हमेशा याद रखती है। हो सकता है बीज अपने बहुत पहले लगाया हो और आप भूल गए हो। वही बीज पेड़ बन जाता है, तब हमें पता चलता है। इसीलिए आप कैसा बीज लगाते हो हमेशा याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती पर असर पूरा करती है। सेठ हताश होकर घर की सीढ़ी पर बैठा अपने कर्म को कोस रहा था। हमेशा अपने कर्म पर ध्यान दे। यही थी कहानी। आपको ये कहानी कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।